ओम श्री गुरु सत्याय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। स्वास्थ्य रक्षक प्राकृतिक उपचार नामक प्रकरण से आइए प्रारंभ करते हैं आज का पहला वीडियो, जिसका विषय है प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि में तीव्र रोग क्या होते हैं और उनका प्राकृतिक उपचार कैसे कर सकते हैं। मित्रों, तीव्र रोग शत्रु नहीं बल्कि हमारे मित्र हैं। कैसे, आइए जानते हैं। प्रकृति हमें स्वस्थ रखने के लिए हर क्षण प्रयत्नशील रहती है, अतः प्राकृतिक नियमों का पालन करने पर हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। प्राकृतिक नियमों पर चलते रहने की अनिवार्यता प्राकृतिक उपचार पद्धति का आधारभूत सिद्धांत है। अन्य पद्धतियों में रोग होने पर ही उपचार द्वारा ठीक कराने की बात आती है, परंतु प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति का ये मानना है कि मनुष्य प्राकृतिक नियमों का पालन करेगा तो बीमार पड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। यदि रोग हो भी जाए तो पंच तत्वों के उपचार अर्थात औषध विहीन उपचार, जिसे पंचतत्व उपचार बोलते हैं, से कम समय में पुनः हम स्वस्थ हो सकते हैं। बस पंच तत्वों के उपचार की प्रक्रिया को केवल हम जान लें और उसका उपयोग अपने ऊपर कर लें। अब आइए जानते हैं कि आखिर रोग क्या होते हैं। रोग क्या होते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता, जीवनी शक्ति कम होने पर शरीर में विजातीय द्रव्य या तत्व पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमें रोग आ जाता है। जब तक शरीर में पर्याप्त जीवनी शक्ति है, अर्थात हमारी इम्यूनिटी मजबूत है, तब तक विजातीय द्रव्य पैदा होने पर भी उसे शरीर से बाहर निकाल देने का कार्य जीवनी शक्ति करती रहती है। लेकिन जब हमारी जीवनी शक्ति घट जाती है, तब विजातीय द्रव्य शरीर के अंदर ही रुका रहकर शरीर के आवश्यक अंगों की कार्य प्रणाली को बाधित करता है, हमारे सिस्टम को फेल कर देता है। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया तो सर्दी जुकाम हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम फेल हो गया तो कब्ज गैस की शिकायत हो गई। इसी तरह के जितने शरीर में जिस कार्य प्रणाली है, जो सिस्टम है, उनमें जब बाधा पहुंचती है तो फिर हम बीमार पड़ने लगते हैं। फलतः किसी न किसी नाम रूप में वो हमारे सामने आता है, जिसे हम रोग कहते हैं। अब ये जब विजातीय तत्व हमारे शरीर में एकत्रित हो जाते हैं तो फिर क्या ऐसी कोई व्यवस्था है कि जिससे प्रकृति इन्हें बाहर निकाल सके? तो आइए अब जानते हैं कि विजातीय द्रव्य बाहर निकालने वाले 4 मार्ग कौन से हैं। प्रकृति ने विजातीय द्रव्य बाहर निकालने के लिए 4 मार्ग ऑटोमेटिक हमें दे रखे हैं। नंबर 1 फेफड़ा, दूसरा त्वचा, तीसरा गुर्दा और चौथा बड़ी आंत। फेफड़ा क्या करता है? वो ऑक्सीजन ग्रहण करता है, अर्थात शुद्ध प्राणवायु शरीर के अंदर लेता है और अशुद्ध गंदी हवा कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर विजातीय तत्व को बाहर निकाल देता है और रक्त शुद्ध करता है। त्वचा क्या करता है? ये रोम छिद्रों से पसीने के रूप में और गुर्दे खून को छानकर हानिकारक तत्वों को, यानी विजातीय तत्वों को मूत्र के रूप में नली द्वारा बाहर निकालते हैं। बड़ी आंत जो विजातीय ठोस पदार्थ मल को गुदा के द्वारा बाहर निकालती है। ये प्रकृति का साधारण प्रबंधन होता है। ये 4 अंग ऐसे हमारे हैं, फेफड़ा, त्वचा, गुर्दा और बड़ी आंत, जो शरीर के अंदर जो विजातीय द्रव्य पैदा हो जाते हैं उन्हें बाहर निकालने की व्यवस्था प्रकृति ने बना रखी है। प्रकृति का असाधारण प्रबंधन। जब प्रकृति प्रदत्त इन 4 रास्तों से विजातीय द्रव्य शरीर बाहर नहीं निकाल पाता है, तब प्रकृति 5वां मार्ग चुनती है, जिसे हम तीव्र रोग कहते हैं। वो 5वां मार्ग फोड़े फुंसी, सर्दी जुकाम, उल्टी दस्त, बुखार आदि के रूप में हो सकता है। इन तीव्र रोगों को ही हम शत्रु मान बैठते हैं। वस्तुतः ये प्रकृति का शरीर शोधन का प्रयास भर है। ये हमारे लिए शत्रु नहीं बल्कि हमारे ये मित्र होते हैं, जो रोग इस रूप में आते हैं, बस हम उन्हें समझ नहीं सकते।
प्रकृति हमारे शरीर को निरोगी बनाने के लिए ऐसा करती है। ऐसे समय में धैर्यपूर्वक प्रकृति के कार्य में सहयोग करना चाहिए। लेकिन लोग उल्टा करते हैं, किसी को भी जरा सा सर्दी जुकाम, उल्टी दस्त, फोड़े फुंसी हुआ, बुखार आया, तुरंत एलोपैथ की टिकिया लेकर के उसको दबाने का काम करते हैं, जबकि प्रकृति उन विजातीय तत्वों को इस रूप में बाहर निकालना चाहती है। तो हम धैर्य नहीं रख पाते हैं। अगर हमने धैर्यपूर्वक इन्हें निकलने दिया, यदि इतना कर्तव्य निभा लिया, तो कम समय में हम पुनः स्वस्थ हो सकते हैं। यदि हम रोग के लक्षणों को दबाने वाली चिकित्सा द्वारा प्रकृति के इन प्रयत्नों को रोकते हैं, तो दूसरे नाम रूप में वो दबा हुआ रोग जीर्ण रोग यानी पुराना जीवन भर के लिए कष्ट देता रहेगा। जिस प्रकार दस्त रोकने पर पेट संबंधी रोग, कोलाइटिस, जीर्ण कब्ज, सर्दी जुकाम आदि को रोकने या दबाने पर फेफड़े संबंधी रोग जैसे दमा, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, फोड़ा फुंसी जैसे त्वचा रोगों को दबाने पर एक्जिमा, सोराइसिस आदि त्वचा रोग दवा द्वारा रोग को दबाने पर उसी प्रकार की स्थिति पैदा करते हैं। जिस प्रकार कीचड़ को धूल से ढक दिया जाए, जब भी उस धूल पर कोई भार पड़ेगा तो कीचड़ बाहर आ ही जाता है। उसी तरह से अगर आपने इन रोगों को, इन लक्षणों को, विजातीय तत्वों को दबाया, तो निश्चित मानिए निकट भविष्य में वो बहुत भयंकर रूप में आपके सामने रोग के रूप में प्रकट हो ही जाएगा। उपचार में दूरदर्शिता। चिकित्सा का मूल प्रयोजन केवल तात्कालिक कष्ट निवारण ही नहीं है, वरन रोग के मूल कारणों को खोजना और उसका निराकरण करना भी होना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति तथा विशुद्ध आयुर्वेद का प्रारंभिक प्रयास इसी दिशा में चलता है कि संसार के समस्त जीव जंतु जब अस्वस्थ होते हैं, तब प्राकृतिक रोग निवारक शक्ति द्वारा वो स्वयं उपचार कर लेते हैं। मनुष्य के लिए भी ये राजमार्ग खुला हुआ है, लेकिन मनुष्य उसे समझ नहीं पाता है। एलोपैथी चिकित्सा पद्धति के मूल में ही कुछ दोष रह गया है और उस मूल दोष का निवारण किए बिना गलत आधार पर चिकित्सा विज्ञान को अग्रसर किया जा रहा है। एलोपैथी चिकित्सा का जो सिद्धांत है वही गलत है। सिद्धांत क्या है? ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, ट्रायल एंड एरर, अर्थात प्रयास करो और गलती करो, प्रयास करो और गलती करो, प्रयास करो और गलती करो। आज 50 mg की टेबलेट आपको दी गई है, दूसरे दिन वही दवा 250 mg में डोज में दे दिया गया, तीसरे दिन 600 mg में दे दिया गया। लेकिन ये रोग पर काम नहीं करती। ये तो रोग का जो प्रभाव है, जो आपको दिखता है कि आपको जलन हो रही है, आपको दर्द हो रहा है, आपको हरारत है, तो क्या करता है, इन अंगों में जो संवेदना पैदा करती है उस अंग को बोलते हैं, उस सिस्टम को बोलते हैं केंद्रीय तंत्र का तंत्र। ये जो एलोपैथ की दवा दी गई है mg में, इसने केवल जा करके उस अंग को सुला दिया है या उसको निष्क्रिय कर दिया। जब निष्क्रिय हो गया तो आपको हरारत नहीं दिखता है, आपको दर्द नहीं होता है, तो आप मान लेते हैं कि हमारा रोग ठीक हो गया है। तो इसी तरह इसका सिद्धांत ही है ट्रायल एंड एरर्स, प्रयास करो गलती करो, प्रयास करो गलती करो। अन्य क्षेत्रों की तरह इस क्षेत्र में भी अन्वेषणों और आविष्कारों की धूम है, पर परिणाम प्रतिकूल ही सिद्ध होता चला जा रहा है। तत्काल कुछ समय के लिए कष्ट कम कर देना मात्र चिकित्सा विज्ञान की सफलता नहीं है। ऐसा तो कोई जादूगर भी कर सकता है। पीड़ित स्थान को शून्य करके या दिमाग की पीड़ा अनुभव करने की क्षमता से वंचित करने वाले नशीले पदार्थों के आधार पर तुरंत कष्ट कम कर देने का प्रयोजन पूरा हो सकता है, पर इससे लाभ क्या हुआ? बीमारी दूसरे रूप में फूट पड़ी और चिरस्थायी बन गई। तो ऐसा इलाज किस काम का? ये ठीक वैसा ही हुआ कि पेड़ के पत्ते को सींचते रहे, जड़ को सींचा ही नहीं, अंततः पेड़ मुरझाकर सूखेगा ही। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान रोग के मूल कारण असंयम को रोकने और स्वास्थ्य रक्षा की शिक्षा तथा व्यवस्था पर जोर देने की अपेक्षा ऐसी दवाएं प्रस्तुत करने में लगा हुआ है जो बीमारी के कीटाणुओं को मारने के साथ साथ जीवन रक्षक जो स्वस्थ कणों को भी समान रूप से मारती है। ऐसी विषाक्त औषधियाँ बन रही हैं जिनके कारण नया रोग उत्पन्न हो जाने से लगता है कि मानो पुराना रोग चला गया
औषधि अन्वेषण क्षेत्र में भी इन्हीं आधारों पर खोज हो रही है और नित्य नए इंजेक्शन, कैप्सूल, टैबलेट निकलते चले आ रहे हैं। औषध विक्रेताओं को अत्यधिक नफा होता है। रोगी को तात्कालिक लाभ कराने में अपना धंधा चमकते देख डॉक्टर भी उस प्रयत्न को प्रोत्साहित करते हैं। घाटे में बेचारा रोगी रहता है, जिसका पैसा भी जाता है, शरीर भी खराब होता है और इलाज की आशा से नई व्यवस्था के जंजाल में जकड़ जाता है। जादू की तरह कुछ समय को कष्ट हल्का कर लेने के लालच में उसे जो चिरस्थायी हानि उठानी पड़ती है, उसे दूरदर्शिता के साथ देखा समझा जाए तो प्रतीत होता है कि ये क्या चिकित्सा हुई। इससे स्वास्थ्य लाभ का मूल प्रयोजन कहाँ सिद्ध हुआ। इसे तो केवल हमें हानि ही हानि हुई है। पैसा भी गया, शरीर भी बर्बाद हुआ, समय भी गया। अब आइए जानते हैं कि तीव्र रोगों में हमें क्या करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं स्वयं से तीव्र रोग होने पर। सर्वप्रथम रोगी को शुद्ध खुली हवा में पर्याप्त विश्राम कराएं। रोग की तीव्र अवस्था में ठोस भोजन देना बंद कर दें। इससे क्या होता है, इससे शरीर की सफाई, अगर ठोस भोजन लेगा तो उसमें रुकावट आएगी। जीवनी शक्ति को पाचन का कार्य भी करना पड़ेगा, अतः विष निष्कासन का कार्य ठीक प्रकार से नहीं हो पाएगा। इसलिए तीव्र रोगों में ठोस भोजन बंद कर दिया जाए। पानी पर्याप्त मात्रा में दिया जाए। यदि रोगी को एसिडिटी, अम्ल पित्त की शिकायत हो तो नींबू निचोड़कर पानी मिलाकर रोगी को देते रहें। इससे शरीर की शुद्धि में सहायता मिलेगी। रोगी को कब्ज हो तो आंत शुद्धि के लिए प्राकृतिक उपचार किए जाएं। रोगी की स्थिति 1-2 दिन भूखे रह सकने की ना हो तो फलों का रस या हरी सब्जियों का सूप 1 गिलास प्रत्येक 4 घंटे के अंतर से दिया जा सकता है। रोगी के शरीर में पानी की कमी ना हो, इसका विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। उल्टी, दस्त, बुखार आदि में नींबू का रस पानी के साथ प्यास न लगने पर भी पर्याप्त देते रहें। सर्दी जुखाम में गर्म पानी में नींबू निचोड़कर दिया जा सकता है। रोग की तीव्रता घटने पर रोगी को 1-2 दिन फलों का रस, सूप, उसके बाद 1-2 दिन फलाहार, फिर क्रमशः उबली हुई हरी सब्जी और धीरे धीरे 1-1 रोटी प्रतिदिन बढ़ाते हुए 5-6 दिन में पूर्णाहार, पूर्ण भोजन लेने का क्रम अपनाना चाहिए। अगर आप तीव्र रोगों में उपरोक्त क्रम अपनाने के साथ ही प्राकृतिक उपचार भी लिया जाए तो अधिक लाभप्रद होगा। प्राकृतिक चिकित्सा का मानना है कि तीव्र रोगों में सही आहार विहार को ध्यान में न रखकर रोगी के परिजन उसे ठोस भोजन ग्रहण करने के लिए विवश करते हैं, जिससे रोग बिगड़ जाता है। बुखार में ठोस आहार लेने पर आंतों में गर्मी बढ़ जाने से और जल्दी ठीक न होने से बुखार अधिक दिनों तक बना रहता है और टाइफाइड, आंत ज्वर हो जाता है। इस प्रकार बिना औषधि के उपचार हो रहा हो तो उपरोक्त नियमों का पालन करना चाहिए। यदि एलोपैथ दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो उपवास बिल्कुल नहीं करना चाहिए। पाचक, सात्विक, स्वास्थ्यप्रद आहार लिया जाए। रोगी की स्थिति पर नज़र रखते हुए निर्णय लेना चाहिए। यदि रोगी का शरीर विजातीय द्रव्य के अधिकाधिक बोझ से अधिक कमज़ोर हो अथवा विजातीय द्रव्य टॉक्सिन पदार्थ बाहर निकालने के प्रकृति के प्रयास में गंभीर अवस्था में जाने का खतरा हो तो उन्हें चिकित्सालय में उपचार कराने ले जाएं और स्थिति सामान्य हो जाने पर पुनः उचित प्राकृतिक आहार विहार अपना करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये बहुत ही सारगर्भित सूत्र था कि प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि में तीव्र रोग क्या होते हैं। इस पर अभी आपने जानकारी प्राप्त की। इस जानकारी को अपने ज़्यादा से ज़्यादा इस मित्रों तक शेयर करें, इस पर कमेंट करके बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसमें बहुत ही स्वास्थ्य रक्षक प्राकृतिक उपचार के तहत बहुत अच्छे अच्छे वीडियो संदेश आप तक पहुंचने वाले हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद।